वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में अपनी बात करें तो दूरबीन की विधियों की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में द्वि अपवर्तन द्वारा दूरबीन को समझा और साथ में द्विवर्णता द्वारा दूरबीन को भी समझा था। और द्वि अपवर्तन पर आधारित जो युक्ति होती है निकोल प्रिज्म, उसका अध्ययन भी हमने लास्ट क्लास में किया था। आज अपने बात करने वाले एक ऐसी युक्ति की जो कि द्विवर्णता के सिद्धांत पे काम करता है, जो कि होगा पोलराइड। एक्चुअल में ये पोलराइड क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है, तो यदि मैं सिंपल से शब्दों में ये कहूँ कि जो अपनी गाड़ियाँ होती हैं, उसके गाड़ियों का जो मेन बड़ा वाला शीशा होता है, कांच होता है, उसके ऊपर एक पट्टी लगी होती है जो हल्के ब्लैक कलर की सी या ब्राउन कलर की हमें नज़र आती है। उस पट्टी के अंदर से सामने से आने वाली रोशनी को यदि अपने देखें तो उस रोशनी में चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती। कांच के अंदर से देखते हैं तो चकाचौंध उत्पन्न होती है, अपनी आंखें एकदम से बंद भी हो सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर वाली जो फिल्म होगी, पतली पत्ती होगी, पन्नी होगी, उसके अंदर से यदि उस प्रकाश को अपने देखेंगे तो अपनी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न नहीं होगी। एक्चुअल में जो पट्टिका है वो एक प्रकार से पोलराइड की भांति व्यवहार करती है। या दिन में आप सूर्य को किसी एक्सरे के थ्रू देखिए, एक्सरे जो अपनी बॉडी का बनता है, डॉक्टर लोग जिसको बनाते हैं, उस एक्सरे के थ्रू यदि अपने सूर्य के प्रकाश को देखते हैं तो सूर्य को देखने पर भी अपनी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती, और उसके बगैर यदि देखते हैं तो अपनी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न होती है। तो वहाँ पे एक्सरे भी क्या करता है कि पोलराइड की भांति ही व्यवहार करता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था होती है जो प्रकाश की आधी तीव्रता को रोक लेती है और आधी तीव्रता को पारगमित होने देती है, यानी कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने का कार्य करती है, और ये द्विवर्णता के सिद्धांत पे काम करती है। तो एक्चुअली अब अपने बात करें पोलराइड की डेफिनेशन की, तो पोलराइड वह प्रकाशिकीय युक्ति अथवा व्यवस्था होती है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पे कार्य करती है तथा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने का काम करती है। ये ध्रुवित प्रकाश को संसूचित करने का कार्य भी करती है, मतलब कि हमने अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट किया तो पोलराइड की सहायता से हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वास्तव में अध्रुवित प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हुआ है। इसका पता लगाने के लिए भी आप पोलराइड का उपयोग कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने बात की इसकी परिभाषा की, और उसके बाद हमने इसका देखा सिद्धांत कि पोलराइड का सिद्धांत क्या होता है। तो पोलराइड किस सिद्धांत पे काम करेगा? द्विवर्णता के सिद्धांत पर। अब कोई हमें ये बोल दे कि उन दो पदार्थों के नाम बताइए या किसी एक पदार्थ का नाम बताइए जो द्विवर्णता पर आधारित है, तो हम क्या कहेंगे? कुनेन या आयोडोसल्फेट के कण हो सकते हैं जो कार्बनिक पदार्थ हो गया। उसके साथ में कौन सा क्रिस्टल पदार्थ बन जाएगा जो द्विवर्णता के सिद्धांत पे काम करेगा? तो वो पदार्थ होगा टूरमेलिन क्रिस्टल। यानी कि टूरमेलिन क्रिस्टल किस पे काम करता है? द्विवर्णता के सिद्धांत पे काम करता है। ओके, बात कर लेते हैं पोलराइड की संरचना किस प्रकार की होती है और ये बनता कैसे है। इसकी संरचना को अपने समझेंगे तो अपने पास एक बिल्कुल पतली पन्नी होगी। पन्नी का मतलब जैसे कि अपने एक्सरे जो होता है ना, वो कितनी मोटाई का होता है, लगभग इतने ही साइज की एक पतली पन्नी होती है। तो ये अपने पास एक पन्नी होगी, लेकिन ये पन्नी बनी हुई किसकी होगी? ये पन्नी बनी होती है नाइट्रोसेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की ये बनी होती है। इस नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली पन्नी के ऊपर हम कुनेन के या फिर हर्पेथाइट के आयोडोसल्फेट के जो कण हैं उसको अपने बिखेर देंगे कुछ इस प्रकार से कि इनके जो अक्ष हैं वो एक दूसरे के समांतर रहें। इस प्रकार से हमने कुनेन के या फिर हर्पेथाइट के जो आयोडोसल्फेट के कण होंगे उसको हमने बिखेर दिया। और किस प्रकार से बिखेरा कि इनके जो अक्ष हैं वो एक दूसरे के समांतर रहने चाहिए। एक्स का मतलब इस प्रकार से ये पास होने वाली एक रेखा उसके लिए एक्स बन जाएगी, तो सभी के लिए एक्स हैं वो इस प्रकार से होंगे, तो वो सारे के सारे एक्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? इनको आपस में बिखेर दिया। ऐसा अपने पास एक सिस्टम हो गया। तो ये कण किसके हैं अपने? यहाँ पे कण आप कह सकते हो कि कुनेन के, मान लो कुनेन के आयोडोसल्फेट के कण, आयोडो सल्फेट के कण यहाँ पे होंगे।
तो सबसे पहले क्या था, एक नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली पन्नी थी, उसके ऊपर हमने कुनेन के आयोडोसल्फेट के कण को व्यवस्थित कर दिया कुछ इस प्रकार से कि इनके जो अक्ष हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर बन जाएंगे। अब अपने इस पूरी व्यवस्था को कांच की 2 पट्टिकाओं के मध्य स्थापित कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे कांच की 2 पट्टिकाएं रख देंगे। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था बनेगी बच्चों वो हो जाएगी पोलेराइड की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था हो जाएगी, पोलेराइड की व्यवस्था। सिंपल व्यवस्था क्या हो गई कि नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली पन्नी पर आयोडोसल्फेट, कुनेन के आयोडोसल्फेट के कण इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं कि उनके कण के अक्ष एक दूसरे के समांतर रहें, और इस पूरी व्यवस्था को कांच की पट्टिकाओं के मध्य व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो बनने वाली व्यवस्था पोलेराइड कहलाती है या पोलेराइड बन जाती है। अब ये पोलेराइड क्या करेगा, पोलेराइड अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करेगा। तो अब सबसे पहले इसके ऊपर अध्रुवित प्रकाश का आपतन करवाएंगे, और जो निर्गत प्रकाश होगा वो कौन सा होगा, वो ध्रुवित प्रकाश होगा। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, इसकी क्रिया विधि को समझते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर अपने अध्रुवित प्रकाश का आपतन करवाएंगे। क्या करेंगे, अपने पास ये अध्रुवित प्रकाश है, कुछ ऐसा सिस्टम है। ये हो गया आपतित अध्रुवित प्रकाश। अब क्या होगा, इस अध्रुवित प्रकाश के पास 2 घटक हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र का है और एक चुंबकीय क्षेत्र का है, और दोनों ही घटक जैसा कि मैंने कहा था कि ये हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अब इन 2 घटक में से एक घटक का अवशोषण हो जाएगा इस व्यवस्था के द्वारा, और जिसमें ये कुनेन के आयोडोसल्फेट के कण हैं वो इसके एक घटक को अवशोषित करने का काम करेंगे। अब ये कौन से घटक को अवशोषित करेंगे, यहाँ पे जो भी 2 घटक हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, उनमें से उस घटक का अवशोषण कर लिया जाएगा जो कि इस कणों के अक्ष के लंबवत होगा। मतलब कणों के जो अक्ष हैं वो इस प्रकार के हैं, इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पे 2 घटक हैं, एक तो इस प्रकार का घटक है और एक इस प्रकार का घटक है। ओके, तो इस अक्ष के लंबवत जो भी घटक होगा उसका अवशोषण होगा। तो इसके लंबवत कौन सा घटक होगा जी, ये घटक हो जाएगा। तो इस घटक का अवशोषण होगा, यानी कि ये जो तीर वाला आपको घटक नजर आ रहा है, जो तीर की डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, इस घटक का अवशोषण हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये प्रकाश इसमें से पारगमित होगा तो इस घटक का धीरे धीरे बच्चों अवशोषण होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी, धीरे धीरे इसका अवशोषण होना शुरू हो जाएगा और लास्ट में ये घटक खत्म हो जाएगा, जबकि ये घटक है वो शेष बचेगा। कौन सा, वो घटक शेष बचेगा जो इसके कणों के अक्ष के समांतर होगा, यानी कि ये घटक शेष बच जाएगा क्योंकि इसका ये जो है वो इसके कणों के अक्ष के क्या है, समांतर है। तो वो इस प्रकार से पारगमित हो जाएगा और जो इस प्रकार से घटक आ रहा है तो वो तो यहाँ से निरस्त होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के पोलेराइड उस घटक का वर्णात्मक अवशोषण कर लेता है जो इसमें विद्यमान कुनेन के आयोडोसल्फेट के कणों के अक्ष के लंबवत होता है और दूसरे घटक को यहाँ पे पारगमित होने दिया जाता है। और यहाँ पे जो पारगमित प्रकाश होता है उसके पास केवल और केवल एक ही घटक होता है, यानी कि उसकी एनर्जी आपतित प्रकाश की तुलना में ठीक ठीक आधी रहती है। तो यहाँ पे ये जो हमें प्रकाश मिलता है वो मिलता है समतल ध्रुवित, और समतल को आप बच्चों दूसरा नाम किस नाम से पुकार सकते हो, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये सिंपल सी व्यवस्था होती है पोलेराइड की, इसकी क्रियाविधि की। ओके, तो ये था अपने पास पोलेराइड। अब इसमें पोलेराइड के यूज क्या होंगे, इसके उपयोग क्या होंगे। जैसा कि हमने बात की कि पोलेराइड का मोस्टली यूज होता है चकाचौंध से बचने के लिए। सामने से आने वाले बहुत सारे प्रकाश होगा, उस प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोलेराइड का उपयोग करते हैं।
तो सबसे पहला हो जाएगा चकाचौंध से बचने के लिए। इसका दूसरा यूज हो जाएगा दुर्वृत्त प्रकाश की जांच करने के लिए, या दुर्वृत्त प्रकाश के संसूचन का कह सकते हो, संसूचन के लिए। संसूचन का मतलब ये होगा कि पता लगाना कि वास्तव में जो है दुर्वृत्त प्रकाश है वो दुर्वृत्त प्रकाश में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसको अपने आगे वाले टॉपिक में समझने वाले हैं। तीसरा अपने यूँ कह सकते हैं कि अपने पास जितनी भी धातुएं हो जाएंगी उन धातुओं के, किसके, धातुओं के प्रकाशिकीय गुणों का अध्ययन करने के लिए, प्रकाशिकीय गुणों का अध्ययन के लिए भी इसका उपयोग होता है। और फोर्थ, यदि मैं आगे की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं, तो जो भी पदार्थ होते हैं उस पदार्थों के लिए जो त्रिविमीय स्ट्रक्चर जिसका होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, त्रिविमीय संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए, त्रिविमीय संरचना का अध्ययन के लिए भी, स्टडी करने के लिए भी अपने किसका उपयोग करते हैं, पोलराइड का उपयोग करते हैं। तो मोस्टली हम क्या कह सकते हैं, चकाचौंध से बचने के लिए, दुर्वृत्त प्रकाश के संसूचन के लिए, धातुओं के प्रकाशिकीय गुणों का अध्ययन करने के लिए, और पदार्थों की त्रिविमीय संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए भी पोलराइड का उपयोग होता है। अब अपने बात करेंगे कि दुर्वृत्त प्रकाश का संसूचन किस प्रकार से होता है, पोलराइड इसमें कैसे सहायक होता है, क्या पोलराइड की इसमें व्यवस्था बनती है। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी दुर्वृत्त प्रकाश का संसूचन। किस प्रकार से होगा। दुर्वृत्त प्रकाश का संसूचन आप निकोल प्रिज्म से भी कर सकते हो, आप पोलराइड से भी कर सकते हो। अपने यहाँ पे बात करेंगे कि पोलराइड से कैसे होता है। संसूचन का मतलब होगा पता लगाना कि प्रकाश दुर्वृत्त हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पोलराइड के द्वारा यदि आप दुर्वृत्त प्रकाश को देखना चाहते हो कि वास्तव में दुर्वृत्त प्रकाश प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए पोलराइड की 2 व्यवस्थाएं काम आती हैं। एक तो होती है समांतर क्रम व्यवस्था, समांतर क्रम व्यवस्था, और दूसरी होती है क्रॉस क्रम व्यवस्था, क्रॉस क्रम व्यवस्था। एक्चुअल में ये जो समांतर क्रम व्यवस्था होती है और क्रॉस क्रम व्यवस्था होती है, उसके अंदर पोलराइड किस प्रकार का काम में लिया जाएगा, वो पोलराइड हालांकि अपने लैब में पढ़ा है। जब अपने लैब में एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल करेंगे उस समय हम देखेंगे कि वास्तव में पोलराइड होता कैसा है। लेकिन मैं थ्योरेटिकली रूप से ये बता दूं कि पोलराइड की समांतर क्रम और क्रॉस क्रम व्यवस्था के लिए 2 पोलराइड काम में आते हैं, एक साथ जॉइंट होते हैं। तो इस प्रकार से 2 पोलराइड एक साथ होंगे। एक का नाम तो बच्चों होगा ध्रुवक और एक का नाम होगा विश्लेषक। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि अपने पास ये एक पोलराइड है, इसके ऊपर हमने अध्रुवित प्रकाश का आपतन करवाया, तो ये पोलराइड क्या करेगा, ये पोलराइड प्रकाश को ध्रुवित करने का काम करेगा। तो इसको अपने कहेंगे ध्रुवक। क्या बोलोगे, ध्रुवक। क्यों, क्योंकि ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करने का काम करता है, अतः ये कहलाएगा ध्रुवक। और इसके आगे एक और इस प्रकार से पोलराइड लगा होता है, और ये क्या करेगा, यहाँ से प्रकाश का ध्रुवण हुआ कि नहीं हुआ उसका ये विश्लेषण करेगा, अतः इसका नाम क्या बन जाएगा, विश्लेषक बन जाएगा। तो ये दोनों ही एक साथ जॉइंट होते हैं। आप जैसा कि आप यूँ समझ सकते हो कि जैसे अपने कैमरे होते हैं, कैमरों में क्या होता है कि अपने फोकस को सेट करने के लिए आगे वाले भाग को इस प्रकार से रोटेट करते हैं, ठीक ऐसी ही व्यवस्था इनकी होती है कि पीछे वाला भाग है वो फिक्स रहेगा। ऐसे वर्ताकार रूप में आप इसकी संरचना को समझ लीजिए, और बीच में वो पोलराइड लगा हुआ है, बाहर से इसका पूरा कवरअप है, जैसा कि कैमरे में होता है ठीक वैसा ही। और आगे वाले भाग में भी ऐसी व्यवस्था होती है, और इसकी तीव्रता को कम ज़्यादा करने के लिए आगे वाले भाग को इस प्रकार से आप घुमा सकते हो, और आप इसको एक पूरा राउंड लेके आ सकते हो। तो पूरे राउंड में क्या होगा उसको भी अपने समझेंगे, लेकिन पोलराइड में होगा कैसे उसको सबसे पहले आप देखोगे कि आगे वाले भाग को जब इस प्रकार से राउंड करोगे, यानी कि ये जो भाग है पीछे वाला वो तो होगा अपना ध्रुवक, इधर से प्रकाश किरण का आपतन होगा, और आगे वाला जो भाग होगा वो बन जाएगा विश्लेषक, या फिर आगे वाले को आप विश्लेषक समझ, ध्रुवक समझ सकते हो, पीछे वाला भाग है वो विश्लेषक बन जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं होता कि ध्रुवक कौन सा है विश्लेषक कौन सा है। आगे और पीछे दोनों वाले जो भाग होते हैं उनमें से किसी को भी यहाँ पे ध्रुवक और विश्लेषक मान सकते हो। बस ध्रुवक वो भाग होगा जिसके ऊपर प्रकाश का
आपतन होगा, यानी कि जहाँ प्रकाश आपतित होगा वो भाग ध्रुवक बनेगा और उसके बैक साइड वाला भाग है वो विश्लेषक बन जाना है। तो जैसे ही आप आगे वाले भाग को इस प्रकार से रोटेट करते हो तो उसकी तीव्रता लगातार कम ज़्यादा होती रहती है। कैसे होती है उसकी भी अपने बात कर लेंगे। तो अब एक्चुअली में होगा क्या कि अपने पास जो भी ध्रुवक और विश्लेषक हैं उनके जो इस प्रकार से अक्ष हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। ध्रुवक और विश्लेषक के जो अक्ष हो गए वो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे तो यह व्यवस्था समांतर क्रम व्यवस्था कहलाएगी। और यदि ध्रुवक और विश्लेषक के जो अक्ष हैं वो एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो क्रॉस क्रम व्यवस्था होगी। चलो बात कर लेते दोनों की एक साथ ही। तो सबसे पहले अपने समांतर क्रम की बात कर लें तो इस प्रकार से अपने पास एक पोलराइड हो गया, उसके बाद में अपने यहाँ पे ये दूसरा पोलराइड हो गया। इसको देखो मिक्सअप ऐसा तो होता है बिल्कुल ये समीप टच में है इसलिए मैं थोड़ा मिक्सअप नज़र आ रहे हैं, हालांकि मैं इसको समझने के लिए थोड़ा दूर दूर बनाऊंगा ताकि बेटर समझ में आए। तो इसकी व्यवस्था कुछ ऐसी हो जाएगी, एक पोलराइड ये हो गया, एक पोलराइड ये हो गया, इसके ऊपर इसको अपने नाम देंगे ध्रुवक और इसको अपने नाम देंगे बच्चों विश्लेषक। ओके, यहां अपने बात करेंगे समांतर क्रम व्यवस्था की और यहां अपने बच्चों बात करेंगे क्रॉस क्रम व्यवस्था की। इसके ऊपर भी अपने इस प्रकार से दूरी प्रकाश का आपतन करवाएंगे तो बच्चों ये बनेगा ध्रुवक और ये बन जाएगा विश्लेषक। ठीक है जी। ओके, सबसे पहले बात करेंगे समांतर क्रम व्यवस्था की। तो लो जी हमने इसको समांतर क्रम में एडजस्ट कर दिया है। इनके जो विश्लेषक और ध्रुवक के जो अक्ष है ना वो एक दूसरे के समांतर हैं। अब यहाँ क्या होगा, अपने अध्रुवित प्रकाश का आपतन करवाएंगे। किसका आपतन करवाएंगे? अध्रुवित प्रकाश का। तो ये यहाँ पे बच्चों अध्रुवित प्रकाश हो गया। अध्रुवित प्रकाश जब पोलराइड में से गुजरता है तो पोलराइड क्या करता है कि उस घटक का अवशोषण कर लेता है जो कि इसके कणों के अक्ष के लंबवत होगा और समांतर वाले को पारगमित होने देता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये ध्रुवक लगा हुआ है, इस ध्रुवक में से ये प्रकाश गुजरेगा तो एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो डॉट रूपी संरचना आपको नजर आ रही है इस प्रकार से इसका जो एक्स होगा, इसका घटक जो इस प्रकार से होगा वो इसमें से पारगमित नहीं हो पाएगा। इसमें से पारगमित केवल ये इसके समांतर वाले ही हो पाएंगे। तो इसमें से पारगमित होने के पश्चात प्रकाश जो बचेगा बच्चों वो केवल इस प्रकार से बचेगा। ये जो डॉट वाला है स्ट्रक्चर वो तो खत्म हो जाएगा, घटक समाप्त हो जाएगा। ये है अध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश होता है ये अध्रुवित प्रकाश होता है। यहाँ पे ये जो हमें प्रकाश मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा हमें ध्रुवित प्रकाश। ओके, अब आगे जब ये ध्रुवित प्रकाश वापस विश्लेषक में से गुजरेगा तो उस केस में क्या बन जाएगा? उस केस में एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो घटक होगा ये इसके भी अक्षों के समांतर है तो ये प्रकाश इसमें से भी पारगमित होगा। तो इसमें से इस प्रकाश का इस विश्लेषक के द्वारा अवशोषण नहीं किया जाएगा। तो लास्ट में जो हमें प्रकाश मिलेगा बच्चों वो इस प्रकार का मिलेगा और ये भी ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। तो समांतर क्रम व्यवस्था की यदि मैं बात करूं और मान लो कि इसकी तीव्रता यहाँ पे आपतित प्रकाश की तीव्रता आई है तो यहाँ फाइनली तीव्रता कितनी बचेगी प्रकाश की? I/2 बचेगी। क्यों? क्योंकि ध्रुवक ने तो ध्रुवण कर दिया, तीव्रता ठीक ठीक आधी कर दी। यहाँ भी तीव्रता अपने I/2 बचेगी, आधी बचेगी। लेकिन विश्लेषक ने इस प्रकाश का ध्रुवण नहीं किया है, पूरे प्रकाश को पारगमित होने दिया है। तो यहाँ पे जो फाइनली तीव्रता बचती है वो भी I/2 बचती है। कहने का मतलब समांतर क्रम व्यवस्था में जो फाइनली तीव्रता होती है वो मैक्सिमम होती है ध्रुवण के पश्चात। और ध्रुवण के पश्चात मैक्सिमम तीव्रता हो कितनी सकती है? आपतित प्रकाश का ठीक ठीक आधा हो सकती है। यानी कि जितना भी आपतन प्रकाश है उसका ठीक ठीक आधी तीव्रता कर दो वो ध्रुवण के लिए मैक्सिमम होगी, क्योंकि ध्रुवण के पश्चात तीव्रता आधी ही शेष रहती है। तो यहाँ पे तीव्रता जो समांतर क्रम व्यवस्था में होती है वो तीव्रता होती है जी मैक्सिमम, निर्गत प्रकाश की तीव्रता। लेकिन यहाँ पे क्रॉस क्रम व्यवस्था में बच्चों क्या होता है? क्रॉस क्रम व्यवस्था की यदि मैं बात करूं तो क्रॉस क्रम व्यवस्था में ऐसा सिस्टम होगा जैसा कि अपने यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश का हमने आपतन करवाया, ये अध्रुवित प्रकाश हो गया यहाँ पे।
तो यहाँ इसको हमें पहले क्रॉस क्रम में सेट करना है। क्रॉस क्रम में इस प्रकार से इसके अक्ष हैं वो एक दूसरे के क्रोशित होंगे, लंबवत होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो इस ध्रुवक में से इसमें से जो प्रकाश गुजरेगा इसका कौन सा घटक शेष बचेगा, ये डॉट वाला खत्म हो जाएगा, समांतर वाला शेष बचेगा। ठीक उसी प्रकार से तो यहाँ पे जो हमें प्रकाश मिलेगा वो इस प्रकार का मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, ये है बच्चों पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। ओके, अब ये जो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश है वो वापिस विश्लेषक में से गुजरेगा, तो विश्लेषक के अंदर जो भी अक्ष हैं वो इसके लंबवत हैं, तो इनको भी ये विश्लेषक एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। आगे जो तीव्रता बचेगी प्रकाश की वो 0 बचेगी। क्यों? क्योंकि एक घटक को तो इसने अवशोषित कर लिया और दूसरे घटक को इसने अवशोषित कर लिया, लास्ट में तीव्रता कितनी बची, 0 बची। तो बच्चों क्रॉस क्रम व्यवस्था में जो फाइनली तीव्रता होती है वो 0 होती है, जबकि ध्रुवक के पश्चात जो तीव्रता बचती है वो I/2 होती है। तो कंप्लीट तीव्रता I थी, तो आधी तीव्रता तो ध्रुवक ने एब्जॉर्ब कर ली और शेष बची आधी तीव्रता विश्लेषक ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो ये व्यवस्था होती है किसकी, क्रॉस क्रम व्यवस्था की। अब यहाँ पे फाइनली तीव्रता बचती कितनी है, I मैक्सिमम होगा या I यहाँ पे मिनिमम होगा। यहाँ पे तीव्रता, चलो हमने ये तो देख लिया कि समांतर क्रम है, दोनों समांतर हैं तो तीव्रता मैक्सिमम है, दोनों क्रोशित हैं तो तीव्रता मिनिमम है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये न तो मैक्सिमम हो न मिनिमम हो, ये एक निश्चित एक एंगल थीटा के ऊपर भी तो स्टेबल हो सकते हैं। यदि ध्रुवक और विश्लेषक लंबवत या समांतर होने की बजाय थीटा एंगल पे व्यवस्थित हो तो तीव्रता कितनी बचेगी। उसके लिए मेलस नामक एक साइंटिस्ट है, मेलस ने एक स्टेटमेंट दिया था। किस लिए, ध्रुवक और विश्लेषक से पारगमित होने वाले प्रकाश की फाइनल तीव्रता ज्ञात करने के लिए मेलस ने एक नियम दिया था। उस नियम की सहायता से आप यहाँ पे कितने भी डिग्री पे ये दोनों झुके हुए होंगे परिणामी तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। बात कर लेते हैं वो मेलस नियम क्या है। तो वो मेलस नियम की अपने बात करें तो मेलस ने कुछ ऐसा कहा था कि ध्रुवक और विश्लेषक में से पारगमित होने वाली जो परिणामी तीव्रता I होगी उसका मान हमेशा ध्रुवक और विश्लेषक के अक्षों के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या बोले तो कोस की वर्ग के समानुपाती होता है। मेलस नियम के अनुसार ध्रुवक और विश्लेषक से पारगमित होने वाली परिणामी तीव्रता का मान हमेशा ध्रुवक और विश्लेषक के अक्षों के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे I का मान समानुपात के अनुसार हटाऊंगा मैं, I0 बन जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे I निर्गत तीव्रता है, I0 ये मैक्सिमम तीव्रता है, I0 मैक्सिमम तीव्रता होगी और थीटा ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य बनने वाला कोण होगा। और ये मैक्सिमम तीव्रता है कौन सी, ध्रुवण के पश्चात की मैक्सिमम तीव्रता है। अब ध्रुवण के पश्चात की मैक्सिमम तीव्रता होती कितनी है, आपतित तीव्रता का ठीक आधा होती है। कुल मिलाकर के आप यूँ समझ लो कि I0 जो होगा ना वो इस भाग पे यानी कि एक भाग से निर्गत होने के पश्चात जो तीव्रता बचेगी उसका मान I0 होगा। तो I0 यहाँ पे ये वैल्यू होगी, I यहाँ पे ये निर्गत तीव्रता है ये बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि इस समीकरण में आपतित प्रकाश की तीव्रता का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता कहीं काम में नहीं आती है। ये तो होती है फाइनली निर्गत तीव्रता और ये होती है एक भाग से निकलने के पश्चात बची मैक्सिमम तीव्रता। ध्रुवण के पश्चात मैक्सिमम तीव्रता आपतित प्रकाश का ठीक आधा होती है। तो इसकी सहायता से आप आसानी से प्राप्त मैक्सिमम जो भी तीव्रता होती है वो ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ समांतर क्रम व्यवस्था की, तो समांतर क्रम में आपको पता है कि थीटा कितने डिग्री बनता है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो दोनों अक्षों के मध्य एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कोस स्क्वायर का थीटा का मान भी 1 बन जाएगा। तो परिणामी मान है वो कितना बचेगा, I0, और I का मान यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम, यानी कि I0 हमें प्राप्त हो जाता है, मैक्सिमम तीव्रता बनती है। यदि मैं बात करूँ क्रॉस क्रम व्यवस्था की, तो क्रॉस क्रम व्यवस्था में क्या होता है, क्रॉस क्रम व्यवस्था में बच्चों थीटा का मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होने के कारण कोस 90 का मान 0 हो जाता है और I का जो हमें परिणामी मान मिलता है वो 0 मिलता है। इसके पश्चात आप यदि कोई भी एंगल मान लो कि ये 45 डिग्री पे व्यवस्थित है तो कोस थीटा का मान 45 कर दो, I का मान निकल के आ जाएगा, जो जितना होना है उतना बन जाता है। तो इस प्रकार से मेलस नियम की सहायता से आप पोलराइड और विश्लेषक को कितने भी डिग्री पे स्टेबल करो उसकी सहायता से परिणामी तीव्रता कितनी बचेगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए सूत्र होता है I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। सो बच्चों इसी के साथ ये जो अपना लेसन नंबर 12 है वो कंप्लीट होता है। कल अपने लौटेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।
थैंक यू।